औद्योगिक प्रशिक्षण औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के व्यवसाय इलेक्ट्रीशियन के विषय सैद्धांतिक में अंकित प्रसंग वायरिंग पर आज मैं आपको प्रशिक्षण प्रदान करूंगा। आज का हमारा प्रसंग है विद्युत वायरिंग। इसके विषय में जानेंगे विद्युत वायरिंग। वायरिंग कैसे की जाती है, वायरिंग के नियम क्या हैं, वायरिंग क्या है, वायरिंग कितने प्रकार की होती है, ये सब हम आज के टॉपिक्स में जानेंगे। परिचय। वायरिंग क्या है ये जानेंगे। विद्युत शक्ति वर्तमान समय में एक मूलभूत आवश्यकता है। विद्युत शक्ति जो है वर्तमान समय में मूलभूत आवश्यकता है। विद्युत शक्ति को विद्युत उत्पादन केंद्रों से पारेषण और विद्युत लाइनों के द्वारा उपयोगी स्थल तक पहुंचाया जाता है, जहां पर हमको उपयोग करना है। किसी भवन, कार्यालय आदि में बहुत विद्युत शक्ति के उपयोग की सुविधा उपलब्ध करवाना ही विद्युत वायरिंग कहलाता है। विद्युत वायरिंग की स्थापना करते समय पूर्ण सुरक्षा गुणांक एवं भारतीय विद्युत नियमों का ध्यान रखना चाहिए। हमें विद्युत वायरिंग की स्थापना करते समय सुरक्षा और जो भारतीय हमारे विद्युत नियम हैं उनको ध्यान में रखना चाहिए। भारतीय विद्युत नियम क्या क्या है? भारतीय विद्युत नियम BIS IS 732-1963 IS 4648 एवं EN कोड नेशनल इलेक्ट्रिक कोड होता है एक के अंतर्गत भारत की विद्युत वायरिंग की स्थापना के संबंध में कुछ नियम बनाए हैं, जो संक्षिप्त रूप से निम्न हैं। जिसमें कि पहला नियम है, विद्युत वायरिंग की स्थापना एवं उसका मरम्मत कार्य किसी लाइसेंसधारी ठेकेदार से ही कराना चाहिए। जो हम विद्युत वायरिंग करवा रहे हैं किसी लाइसेंसधारी ठेकेदार से ही हमें करवाना चाहिए। सेकंड नंबर में है, विद्युतीय वायरिंग में प्रयुक्त सहायक सामग्री ISI चिन्ह युक्त होनी चाहिए, ISI मार्का होनी चाहिए। जो एसेसरीज हम यूज कर रहे हैं, स्विचेस, सॉकेट्स, वो ISI मार्क होनी चाहिए। नेक्स्ट है, विद्युत वायरिंग को उप परिपथों में विभक्त किया जाना चाहिए। विद्युत वायरिंग के जो हैं उनके सर्किट्स बनाने जाने चाहिए। और लाइट एंड फैन पावर के लिए पृथक पृथक उप परिपथ तैयार किए जाने चाहिए। नेक्स्ट नंबर है, लाइट एंड फैन प्रत्येक उप परिपथ में 10 से अधिक तथा पावर के प्रत्येक उप परिपथ में 2 से अधिक उपभोग बिंदु नहीं होने चाहिए। मतलब मीन्स दैट कि लाइट फैन के सर्किट में, लाइट फैन के जो सर्किट बनाए पिछले नंबर पे बताया गया है कि लाइट फैन और पावर के पृथक पृथक सर्किट परिपथ तैयार कर दीजिए और उसके उसी लाइट एंड फैन के एक उप परिपथ में 10 से अधिक पॉइंट्स
और पावर के प्रत्येक ऊपर 2 से अधिक पॉइंट्स नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट है लाइट एंड फैन परिपथ का कुल लोड 800 वाट। जो हम सर्किट्स बनाएंगे, लाइट फैन का सर्किट बनाएंगे, उसमें लोड कितना होना चाहिए? 800 वाट से ज्यादा नहीं होना चाहिए, और पावर के लिए 3000 वाट से अधिक नहीं होना चाहिए। अब लोड की गणना किस प्रकार करनी है? जो हमारे लोड्स लगेंगे, जिनके पॉइंट्स हैं, जो सर्किट बनाए जाएंगे उनके लिए पॉइंट्स जो ऐड किए जाएंगे, उनका लैंप का 60 वाट, सॉकेट आपका 100 वाट, फ्लोरेसेंट ट्यूब 40 वाट, छत का पंखा जो है सीलिंग फैन 60 वाट, मरकरी वेपर लैंप है जो वो 80 वाट, और पावर सॉकेट है जो वो 1000 वाट का होता है। इस लोड की गणना इसी के अनुसार करनी चाहिए। नेक्स्ट है नियंत्रक स्विच बोर्ड। जो कंट्रोल स्विच बोर्ड है कि फर्श से ऊंचाई उनकी 1.3 मीटर से 3 मीटर ही होनी चाहिए, 1.3 मीटर होनी चाहिए, और ये कक्ष के प्रवेश द्वार के निकट स्थापित करना चाहिए, दरवाजे के बिल्कुल बगल में होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है आपका स्नान घर में स्थापित लैंप आदि का स्विच स्नान घर से बाहर की दीवार पर, मतलब स्नान जो आपका बाथरूम है उसमें हमेशा जो स्विच लगेगा वो बाहर लगाया जाना चाहिए। दीवार पर स्थापित किया जाना चाहिए, बाहर की दीवार पर स्थापित। यदि स्नान घर के अंदर स्विच स्थापित करना हो तो उसको पूर्णतया वाटर प्रूफ होना चाहिए। जो स्विच आप यूज कर रहे हैं वो वाटर प्रूफ होना चाहिए। नेक्स्ट है गैलरी, बरामदा, पोर्च, टेरेस का बालकनी में स्थापित लाइट। जो गैलरी, बरामदा, पोर्च, टेरेस, बालकनी में लाइट स्थापित कर रहे हैं आप, स्विच यथासंभव घर के अंदर स्थापित किया जाना चाहिए। यदि घर के बाहर स्थापित करना आवश्यक समझा जाए या आवश्यक हो तो क्या है, पूर्णतया उसको जलरोधी और वायुमंडलीय प्रभाव से वाटर प्रूफ, वेदर प्रूफ प्रकार का होना चाहिए। नेक्स्ट है आपका घर के बाहर स्थापित सभी लाइट पॉइंट जलरोधी होनी चाहिए, वाटर प्रूफ होनी चाहिए। जो स्विच लगा रहे हैं घर के बाहर उनको वाटर प्रूफ होना चाहिए। नेक्स्ट है सॉकेट सामान्यतः 3 पिन वाला ही स्थापित किया जाना चाहिए। उसका जो अर्थिंग पिन है वो आवश्यक रूप से अर्थ किया जाना चाहिए। जो उसका अर्थिंग पिन है, मोटी वाली पिन जो होती है 3 पिन सॉकेट में, उसको आवश्यक रूप से अर्थ किया जाना चाहिए। लाइट एंड फैन परिपथ में 5 एम्पियर और पावर परिपथ में क्या 15 एम्पियर 240 रेटिंग वाला स्विच या सॉकेट्स स्थापित किया जाना चाहिए। यदि सॉकेट में 1.3 मीटर से अधिक ऊंचाई पर स्थापित करना अपेक्षित हो तो ढक्कन युक्त होना चाहिए। जो सॉकेट्स है वो 1.3 मीटर से कम ऊंचाई पर स्थापित करना हो तो वो ढक्कन युक्त होना चाहिए। नेक्स्ट है छत के पंखों के ब्लेड्स फर्श के बीच न्यूनतम 2.4 मीटर तथा अधिकतम 3 मीटर का अंतर होना चाहिए। 2.4 मीटर और अधिकतम 3 मीटर होना चाहिए। नेक्स्ट है वायरिंग में प्रयुक्त सभी धात्विक आवरण आवश्यक रूप से अर्थ किए जाने चाहिए। जो भी मेटेलिक पॉइंट हैं या मेटेलिक बॉडी वाले धात्विक आवरण वाले जो सभी एसेसरीज या बोर्ड्स यूज कर रहे हैं वो सब अर्थ किए जाने चाहिए। नेक्स्ट है सभी प्रकार की लाइटों के फर्श से ऊंचाई कितनी 2.25 मीटर से कम नहीं होने
जानी चाहिए। जो भी लाइट पॉइंट आप कमरे में या कहीं भी लगा रहे हैं वो 2.25 मीटर से कम नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है आपका अर्धचालक। जो भी अर्धचालक में कोई फ्यूज या स्विच संयोजित नहीं किया जाए, अर्धचालक में कोई संयोजित नहीं किया जाना चाहिए। नेक्स्ट है लाइव या फेज चालक में फ्यूज लगाया जाना चाहिए। सभी प्रकार की नियंत्रक युक्तियां इसी चालक के द्वारा स्थापित की जानी चाहिए। मतलब लाइव फेज वायर जो उसमें हमेशा फ्यूज ही लगाना चाहिए। नेक्स्ट है प्रत्येक उप परिपथ में वितरण बोर्ड पृथक होना चाहिए। बड़े जो भी सर्किट बना रहे हैं आप उनके डीबी डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड अलग होने चाहिए। नेक्स्ट है 3 फेज एसी सप्लाई में यथासंभव प्रत्येक फेज पर लोड संतुलित होना चाहिए, बैलेंस लोड होना चाहिए हर फेज पे। और तीनों फेजों को क्रमशः लाल, पीले, नीले रंग के द्वारा चिन्हित किया जाना चाहिए। इन रंगों के तार प्रयोग किए जाने चाहिए। जो भी RYB हम यूज कर रहे हैं 3 फेज के लिए वो इसी रंग के होना चाहिए। नेक्स्ट है कार्यशालाओं में मशीनों की मोटर्स के जो नियंत्रक कंट्रोल स्विच हैं तथा स्टार्टर ऐसी ऊंचाई पर होने चाहिए जो टेक्नीशियन आसानी से जहां काम कर सके या पहुंच सके। नेक्स्ट है आपका मध्यम तथा उच्च वोल्टेज 650 वोल्ट या 11,000 वोल्ट पर कार्य करने वाली मशीनें जो भी हैं, ट्रांसफार्मर्स की दोहरी अर्थिंग हमेशा की जानी चाहिए। डबल अर्थिंग के चैप्टर में मैंने बताया भी था इसको, लिंक उठा से आप देख सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है आपका 250 वोल्ट 250 वोल्ट से अधिक वोल्टेज पर कार्य करने वाली मशीनों के जो भी नियंत्रक स्विच हैं, कंट्रोल स्विच हैं, उच्च वोल्टेज चेतावनी पट्ट अवश्य रूप से लगाया जाना चाहिए। डेंजर प्लेट एक लगाने जाना चाहिए। हाई वोल्टेज का एक चेतावनी बोर्ड लगाया जाना चाहिए। नेक्स्ट है आपका किसी भी प्रकार की नई स्थापित विद्युत वायरिंग में सप्लाई चालू करने से पूर्व मेगर द्वारा करंट लीकेज अवश्य चेक करना है। किसी भी नई लाइन का इंस्टॉलमेंट किए हैं, नई लाइन इंस्टॉल किए हैं तो उसमें सबसे पहले उसको चालू नहीं करनी चाहिए। उसके पहले उसकी मेगर द्वारा करंट लीकेज परीक्षण कर लिया जाना चाहिए। लीकेज का मान परिपथ की कुल करंट के 1/5000 अंश से अधिक नहीं होना चाहिए। यह भी दिया हुआ है कि लीकेज करंट जो भी हो वो 1/5 कुल करंट का 1/5000 अंश से अधिक नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है आपका लाइट एंड फैन पावर विद्युतीय वायरिंग की स्थापना भारतीय विद्युत अधिनियम 1956 के अंतर्गत ही की जानी चाहिए। जो भी भारतीय विद्युत नियम 1956 का है उसी के अंतर्गत लाइट एंड फैन और पावर की विद्युतीय वायरिंग की जानी चाहिए। नेक्स्ट है वायरिंग में अधिकाधिक पेंच ही प्रयोग किए जाने चाहिए। उन्हें हथौड़े से नहीं ठोकना चाहिए, उन्हें हमेशा कसना चाहिए। स्क्रू ड्राइवर के द्वारा उन्हें कसना चाहिए, हथौड़े से ठोक के उनको नहीं ठोकना चाहिए। नेक्स्ट है आपका लकड़ी के बोर्ड टी कूड से बने होने चाहिए। एक लकड़ी आती है टी कूड, जो लकड़ी के बोर्ड आप लगा रहे हैं स्विचेज के लिए वो हमेशा टी कूड के होने चाहिए। और सब ओर से वार्निश की लेपिंग की जानी चाहिए। साधारण वायरिंग बोर्ड की मोटाई 4 सेंटीमीटर से कम नहीं होनी चाहिए और कब्जा युक्त बोर्ड की मोटाई 6.5 तथा 8 सेंटीमीटर के बीच होनी चाहिए। नेक्स्ट है वायरिंग करने से पूर्व उनका लेआउट और परिपथ तैयार करना चाहिए। जब सबसे पहले वायरिंग अगर आप कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको लेआउट और उसका सर्किट्स बना लेनी चाहिए। नेक्स्ट है IE 85 के अंतर्गत सिरों पर लाइन जो ओवरहेड लाइन है से 2 पोल्स के बीच 67 मीटर से अधिक दूरी नहीं है। 2 पोल्स जो ओवरहेड लाइंस हैं उनके
67 मीटर्स की दूर अधिक दूरी नहीं होनी चाहिए। दो पोल्स के बीच की दूरी जो हो वो 67 मीटर्स। भारतीय विद्युत स्थापना पर के नियम है। भारतीय वायरिंग जो है स्थापना के कुछ नियम हैं, क्या है आइए देखते हैं। किसी भवन, कार्यालय, उद्योगशाला आदि विद्युतीय वायरिंग के लिए अपनाई जाने वाली विधि के चयन में निम्न बिंदुओं को ध्यान में रखना चाहिए। कोई भी वायरिंग आप कर रहे हैं तो उनके लिए कुछ बिंदु बनाए गए हैं जिनको ध्यान में रखना चाहिए। पहला नंबर है किफायती होनी चाहिए। स्थापित वायरिंग जो भी हो वो व्यय की दृष्टि में किफायती होनी चाहिए। नेक्स्ट है टिकाऊपन। वायरिंग जो स्थापित वायरिंग है वातावरण में होने वाले परिवर्तन को सह सकने योग्य और पूर्ण लोड करें तो उसको वहन कर सकने। टिकाऊपन मतलब कि जैसा भी लोड दें वो उसको वहन करना चाहिए। जो भी लोड हो, एक नॉर्मल रेटिंग का लोड, वो उसको वहन करने वाली होनी चाहिए। दिखावट, स्थापित वायरिंग देखने में सुंदर होनी चाहिए तथा उस भवन के निवासियों की अभिरुचि और आवश्यकता के अनुरूप होनी चाहिए। नेक्स्ट है अग्नि से सुरक्षित। स्थापित जो भी वायरिंग है वहां तथा आंतरिक कारणों के परिप्रेक्ष्य में अग्नि से ज्यादा यथासंभव सुरक्षित होनी चाहिए। 5 है आयु, उसकी आयु होनी चाहिए। स्थापित वायरिंग कार्यकारी आयु लंबी होनी चाहिए। जो भी आप वायरिंग कर रहे हैं उसकी आयु लंबी होनी चाहिए। नेक्स्ट है सुरक्षित भी होनी चाहिए। विद्युत की वायरिंग उपभोक्ता तथा उसकी मरम्मत करने वाले कारीगर के जीवन की दृष्टि से सुरक्षित होनी चाहिए। अर्थात वायरिंग को स्पर्श करने से विद्युत झटका न लगे। जो भी वायरिंग कर रहा है उसको विद्युत झटका ना लगे। सुविधाजनक, नेक्स्ट पॉइंट है आपका सुविधाजनक। स्थापित वायरिंग ऐसी होनी चाहिए कि आवश्यकता पड़ने पर सरलता से परिवर्तन एवं परिवर्धन किया जा सके। जो भी ऐसी वायरिंग हो, सुविधा भी होनी चाहिए, सरलता भी होनी चाहिए। नेक्स्ट है यांत्रिक रूप से सुरक्षित होनी चाहिए उसको। उद्योगशालाओं में धात्विक वस्तुएं इधर उधर ले जाती रहती हैं, हमेशा एक जगह से दूसरी जगह तक। तो स्थापित वायरिंग धात्विक वस्तुओं के रगड़ से ना होने वाली तथा उसके स्पर्श से विद्युत झटका ना देने वाली होनी चाहिए, बिल्कुल सेफ होनी चाहिए। नेक्स्ट है आंतरिक विद्युत वितरण के लिए निम्न 3 प्रणालियां अपनाई जाती है। जो भी इंटरनल वायरिंग की जाती है उसके लिए हमेशा 3 प्रणालियां अपनाई जाती है। नंबर पहला है वृक्ष प्रणाली, नंबर सेकंड है रूप प्रणाली, तीसरा नंबर है जॉइंट बॉक्स प्रणाली। पहला है वृक्ष प्रणाली। वृक्ष प्रणाली में क्या है? आंतरिक विद्युत प्रणाली की इस प्रणाली में एक मुख्य विद्युत सप्लाई लाइन होती है। इसमें केवल जो वृक्ष प्रणाली है उसमें केवल एक ही विद्युत सप्लाई लाइन होती है तथा इस मुख्य विद्युत लाइन से आवश्यकता अनुसार अनेक उप सप्लाई लाइनें प्राप्त की जा सकती है और प्रत्येक उप सप्लाई लाइन पर उप परिपथ एक फ्यूज इकाई संयोजित की जाती है। इस प्रणाली में निम्न दोष होने के कारण यह प्रणाली प्रायः उपयोग में नहीं लाई जाती है। ये देखिए आपकी वायरिंग दिखाई, इसमें एक सप्लाई लाइन है, एक ये न्यूट्रल फेस। इससे तमाम उप सप्लाई लाइनें निकाली गई हैं। एक ये निकाली गई, एक ये ऊपर को निकाली गई, ये ऐसे करके कई सप्लाई लाइनें निकाली जा सकती हैं। केवल इसमें एक मुख्य सप्लाई लाइन होती है।
कुछ दोष होते हैं इसमें, जिसके कारण ये उपयोग में प्रायः नहीं लाई जाती है। पहला नंबर है, किसी भी उप परिपथ में दोष उत्पन्न होने पर दोष निवारण हेतु मुख्य स्विच को ऑफ करना, क्योंकि इसमें एक ही सप्लाई लाइन होती है, तो कोई भी फॉल्ट होगा तो पूरी लाइन ही बंद हो जाती है, और उसके साथ शेष जितने भी परिपथ जुड़े हुए हैं वो सब ऑफ हो जाते हैं। नेक्स्ट है, परिपथ में स्थान स्थान पर जोड़ लगाने पड़ते हैं, अतः जोड़ ढीला होने पर पड़ जाने पर शाखा की सप्लाई ऑफ हो जाती है। तो जगह जगह पर वृक्ष प्रणाली क्या है, जगह जगह वृक्ष मतलब ट्री में जगह जगह उसमें शाखाएं निकलती हैं ना, तो उसी तरह इस प्रणाली में भी जगह जगह पर जोड़ लगाने पड़ते हैं। नेक्स्ट है, वृक्ष प्रणाली के लाभ हानि क्या क्या है। वृक्ष प्रणाली के जो लाभ हानि है वो क्या क्या है। लाभ, इसमें कम तार लगता है और यह आसान भी होती है। हानियां क्या क्या है, इसमें फ्यूज कटआउट अलग अलग ना होने के कारण एक पूरी वायरिंग सप्लाई बंद हो जाती है। इसमें क्या है, फ्यूज वायरिंग जो है वो अलग अलग नहीं होती है, कटआउट अलग अलग नहीं होते हैं, तो कोई भी फॉल्ट आने पर पूरी सप्लाई ही बंद हो जाती है, इसकी ये हानि है। नेक्स्ट है, इसमें दोष का पता लगा आसानी से नहीं लगाया जा सकता। दोष कहां पर है, फॉल्ट कहां पर है, ये पता लगाना बड़ा मुश्किल होता है। नेक्स्ट है, इस प्रणाली में वोल्टेज ड्रॉप अधिक होता है। जब दोष भी होंगे तो वोल्टेज ड्रॉप भी होगा। लूप प्रणाली सेकंड नंबर में आती है, लूप प्रणाली। वृक्ष प्रणाली की तुलना में यह प्रणाली आजकल अधिक उपयोग में लाई जाती है। इस प्रणाली में भवन के सभी बिंदुओं को अधिक से अधिक 10 बिंदु प्रति परिपथ पर वितरित करते हैं। उदाहरण के लिए, यदि भवन में कुल 26 बिंदु संस्थापित किए जाने हैं, तो प्रथम और द्वितीय परिपथ में 10-10 बिंदु तथा तृतीय उप परिपथ में 6 बिंदु संयोजित किए जाते हैं। अगर किसी परिपथ में 26 पॉइंट्स हैं, तो पहला और दूसरे सर्किट में 10-10 पॉइंट, और तीसरे में जितने बचे हुए पॉइंट हैं 6 हो, 7 हो, 4 हो, वो संयोजित किए जाएंगे। प्रत्येक उप परिपथ के लिए वितरण बोर्ड जो है वो पृथक पृथक फ्यूज इकाई प्रयोग की जाती है। प्रत्येक वितरण बोर्ड के लिए अलग अलग फ्यूज इकाई प्रयोग की जाती है। एक परिपथ के सभी बिंदुओं, एक परिपथ के जो सभी बिंदु हैं को वितरण बोर्ड के प्राप्त उदासीन तार से लूप प्रणाली के द्वारा संयोजित किया जाता है। जो उदासीन तार होता है, न्यूट्रल वायर होता है, वो लूप प्रणाली लूप कर दिया जाता है, तथा इस परिपथ के सभी बिंदुओं से संबंधित स्विचों के ध्रुवों को वितरण बोर्ड से प्राप्त कलातार, जो वितरण बोर्ड से जो फेस वायर होता है, से लूप प्रणाली द्वारा संयोजित किया जाता है, तथा स्विचों के आउटपुट टर्मिनल परिपथ के उचित बिंदुओं से संयोजित किया जाता है। इस तार को अर्ध कलातार या हाफ फेज वायर के नाम से जाना जाता है। इलेक्ट्रीशियन लोग ज्यादातर यूज करते हैं कि इस पॉइंट्स की हाफ डालनी है, तो ये वही तार है। यही विधि अन्य परिपथ में संबंधित विद्युत सप्लाई पहुंचाने के लिए अपनाई जाती है। एक परिपथ में पर 800 वाट से अधिक विद्युत लोड और 10 बिंदुओं से अधिक संयोजित नहीं किया जाना चाहिए। ये देखिए, ये आपका लूप प्रणाली का एक डायग्राम दिखाया गया है, जिसमें कि ये न्यूट्रल है, ये लिंक किया गया है, ये फेस है, ये इससे लिंक किया गया, ये स्विचों में फेस गया है, न्यूट्रल को सीधे डायरेक्ट पॉइंट से
लूप कराया गया है। लूप प्रणाली के लाभ व हानियां। लाभ क्या क्या है इसके? इसमें कोई जोड़ नहीं होता, इसमें जोड़ नहीं लगाया जाता है कोई भी। इसमें पूरे सर्किट में इंसुलेशन अधिक रहता है, और 3 नंबर में ये देखने में अच्छी लगती है। हानियां क्या है? इसमें तार अधिक लगता है, क्योंकि इसमें जोड़ नहीं लगेगा। प्रत्येक परिपथ को सीधे फ्यूज से या में क्या डीबी से उठाना पड़ता है, डीबी से लेना प्राप्त करना पड़ता है, इसीलिए इसमें वायर ज्यादा लगता है और ये स्थान अधिक घेरता है, या स्थान इसमें ज्यादा प्रयोग होता है, और यह महंगी होती है। ज्वाइंट बॉक्स प्रणाली। ज्वाइंट बॉक्स प्रणाली, ज्वाइंट बॉक्स प्रणाली में देखते हैं क्या है। इस प्रणाली में लूप प्रणाली की तुलना में कम तार व्यय होता है, अतः इसलिए वोल्टतापात भी कम होता है, इसमें वोल्टेज ड्रॉप भी कम, तथा आर्थिक दृष्टि से बचत भी होती है इसमें। इस प्रणाली में मुख्य लाइन में आवश्यकता अनुसार थोड़ी थोड़ी दूर पर फेज तथा न्यूट्रल तार के कनेक्टर रख दिए जाते हैं, थोड़ी थोड़ी दूर में। यह वृक्ष प्रणाली की ही तुलना में, वृक्ष प्रणाली की ही एक नया सुधरा हुआ रूप है, जिसमें उसमें जॉइंट्स लगाए जाते थे, इसमें कनेक्टर लगाए जाते हैं, तथा इन कनेक्टर में पृथक पृथक परिपथों के लिए विद्युत सप्लाई हेतु फेज तथा न्यूट्रल तार प्राप्त कर लिए जाते हैं। ये देखिए, ये फेज न्यूट्रल दिए गए हैं, ये कनेक्टर दिए गए हैं न्यूट्रल्स और फेज के लिए, एक ये कनेक्टर, एक ये कनेक्टर। ये ज्वाइंट बॉक्स प्रणाली है। ज्वाइंट बॉक्स प्रणाली क्या होती है? कनेक्टर विधि या ज्वाइंट बॉक्स प्रणाली, इसको कनेक्टर विधि भी बोलते हैं। लाभ हानियां क्या क्या है? लाभ क्या क्या है? यह वायरिंग आसानी से हो जाती है। सेकंड पॉइंट क्या है? इसमें तार कम प्रयोग होता है और सस्ती होती है। नेक्स्ट क्या है? इसमें तारों में वोल्टेज ड्रॉप कम होता है। हानियां क्या क्या है इसकी? इसमें जोड़ों के ढीले रहने के कारण आग लगने की संभावना बनी रहती है। अगर कनेक्टर्स में ज्वाइंट ढीले रह गए तो आग लगने की स्पार्किंग होगी, स्पार्किंग से आग लगने की संभावना है। यह देखने में अच्छी नहीं लगती, क्योंकि जगह जगह कनेक्टर लगाने पर, कनेक्टर लगाने के कारण यह अच्छी नहीं लगती। वायरिंग प्रारंभ करने से पहले की जाने वाली तैयारी क्या क्या होती है? वायरिंग जब आप शुरू कर रहे हैं, किसी भवन, संस्थान या कार्यशाला की वायरिंग कर रहे हैं, तो उसमें सबसे पहले की जाने वाली तैयारी क्या क्या होती है? वायरिंग शुरू करने से पहले निम्नलिखित कार्य किए जाते हैं। सबसे पहला होता है वायरिंग का चित्र बनाना, डायग्राम बनाना। जिन स्थानों या जिस मार्ग में वायरिंग की जानी है, तो उसका एक डायग्राम कागज पर बना लिया जाता है। इस चित्र में उन स्थानों को भी अंकित किया जाता है जहां पर स्विच, सॉकेट्स, होल्डर आदि लगाने हैं। वायरिंग सदैव क्षैतिज या ऊर्ध्व दिशा में, मतलब क्षैतिज या ऊर्ध्व दिशा में की जानी चाहिए। नेक्स्ट है खर्चा बताना। वायरिंग करने से पहले यह अनुमान लगाना आवश्यक होता है कि कितने सामान की आवश्यकता होने और उसमें कुल कितना व्यय होगा। खर्चा बताने का मतलब है उसका एक अनुमानतः लागत बतानी होती है या निकालनी होती है। नेक्स्ट है निशान लगाना। निशान लगाना मतलब मार्किंग करना। वायरिंग जिस मार्ग से की जानी है वहां निशान लगा दिया जाता है। इसके लिए दीवार पर हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल लाइन बनाई जाती है। दीवार पर स्विच बोर्ड, होल्डर, सीलिंग रोज के भी निशान बनाए जाते हैं। जहां जहां पर हमारे पॉइंट्स लगने हैं, सीलिंग रोज, स्विच बोर्ड और होल्डर्स, सभी के निशान बनाए जाते हैं।
नेक्स्ट है गिट्टी लगाना, गिट्टी या रावल प्लग लगाना। ये किस लिए लगा? दीवार पर वायरिंग को स्थिर रखने के लिए दीवार में छेद करके लकड़ी की गिट्टियां या रावल प्लग लगाए जाते हैं। ये लगभग 30 से 40 सेंटीमीटर की दूरी पर लगाए जाते हैं। जो रावल प्लग हमें कंड्यूट वायरिंग करनी है, बैटन वायरिंग करनी, कोई भी वायरिंग करनी है, उसको लगाने के लिए, दीवार पर टिकाने के लिए हमें जगह जगह पर रावल प्लग या गिट्टियां लगाई जाती है। अब वायरिंग के प्रकार, वायरिंग के कितने प्रकार की होती है? वायरिंग 5 प्रकार की होती है। पहला है क्लीट वायरिंग, बैटन वायरिंग, पीवीसी, पीवीसी पीवीसी केसिंग केपिंग वायरिंग, वायरिंग सतह कंड्यूट वायरिंग, और आपकी छिपी हुई वायरिंग, कंसील्ड वायरिंग इसको बोलते हैं, छिपी हुई कंडक्टिव वायरिंग। क्लीट वायरिंग, पहला है क्लीट वायरिंग। क्लीट वायरिंग क्या होती है? इसे शुष्क स्थानों पर अस्थायी लाइटिंग के लिए प्रयोग किया जाता है। क्लीट पोरोसिलीन की बनी होती है, इसमें खांचे कटे रहते हैं जिसमें से तारों को ले जाया जाता है। क्लीट्स के आधार को दीवार पर 60 सेंटीमीटर की दूरी पर लकड़ी की गिट्टियां पर पेंच से के द्वारा कसा जाता है। तारों को खांचों में लगाने के पश्चात ऊपर से ढक्कन जो पोर्सिनील का बना होता है उससे लगाया जाता है। ये देखिए क्लीट्स दिखाए गए हैं, ये क्लीट्स हैं, बेस है, ये ऊपर का आधा, ऊपर का ढक्कन है, ये खांचे कटे हुए हैं, इसमें ये खांचे कटे हुए हैं जिनसे तारों को ले जाया जाता है। ऐसे करके ये देखो, ये दिखाई गई है, ये लगाते हुए दिखाई गई है क्लीट्स। सेकंड नंबर है बैटन वायरिंग। बैटन वायरिंग में क्या होता है? इसमें तारों को शुष्क वार्निश की गई लकड़ी जो बैटन कहलाती है, ज्वाइंट क्लिप की सहायता से लगाया जाता है। इस वायरिंग को करने की विधि निम्नलिखित पदों पर अपनाए बताई गई है। पहला नंबर है, सर्वप्रथम जहां पर वायरिंग करनी है दीवार पर निशान लगाकर 60 से 70 सेंटीमीटर की दूरी पर गिट्टियां लगाई जाती हैं। सबसे पहले जहां पर वायरिंग करनी है वहां दीवार पर 60 से 70 सेंटीमीटर की दूरी पर गिट्टियां लगा दी जाती हैं। नेक्स्ट है, बैटन की को जमीन पर रखकर 7.5 से 10 सेंटीमीटर दूरी पर ज्वाइंट क्लिप बिरंजी की सहायता से लगा दी जाती है। बिरंजी की सहायता से क्लिप्स, ज्वाइंट क्लिप लगा दी जाती है। नंबर थर्ड है, बटन को पेंच की सहायता से दीवार पर कसा जाता है। जो बटन होता है उसको पेंच की सहायता से, ये देखो, ये बिरंजी की सहायता से ये देखिए बिरंजी की सहायता से लगाई गई है। ये देखिए, ये नीचे, ये भी नीचे देखो, ये बिरंजी की सहायता से बैटन पर ये जॉइंट क्लिप्स लगा दी जाती है। नेक्स्ट है आपका बहुरेखीय डायग्राम के आधार पर आवश्यकता अनुसार तारों को क्लिप में लगाया जाता है। जो हमारा मल्टी डायग्राम होता है, मल्टी लाइन डायग्राम, उसकी सहायता से हम तार ले जाते हैं, कितने तार जाने हैं वो क्लिप्स में लगा दिया जाता है। नेक्स्ट है, स्विच बोर्डों को विद्युत उपसाधनों लगाकर बोर्डों को पेंच की सहायता से दीवार पे कसा जाता है। पेंच लगाकर उनको दीवार पे कस दिया जाता है। नेक्स्ट है, आवश्यकता अनुसार होल्डर, सीलिंग रोज को बोर्ड में कसकर पेंच की सहायता से दीवार पर कसा जाता है। इसका प्रयोग घरों, दुकानों, छोटी दुकानों इत्यादि में किया जाता है। इस वायरिंग का प्रयोग जो है वो घरों में, छोटी दुकानों में किया जाता है। नेक्स्ट है पीवीसी केसिंग केपिंग वायरिंग।
पहला नंबर है, इस वायरिंग में पीवीसी चैनल तथा पीवीसी कवर का प्रयोग किया जाता है। इस वायरिंग को करने के लिए निम्न पदों में अपनाई विधि जो है निम्न पदों में अपनाई जाती है। पहला नंबर है, दीवार पर निशान लगाकर 60 से 70 सेंटीमीटर की दूरी पर दीवार में छेद करके रावल प्लग लगाई जाती है। नेक्स्ट है, पीवीसी चैनल को पेंच की सहायता से दीवार पर कसा जाता है। एक चैनल होता है नाली नुमा, उसको पीवीसी के जो चैनल होता है उसको पेंच की सहायता से दीवार में कस दिया जाता है। नंबर थर्ड है, चैनल को में तारों को डालकर चैनल कवर लगा देते हैं और आवश्यकता अनुसार कार्नर, ट्री, क्रॉस, जैसे भी हमको लाइन को बैंड देना है, मोड़ना है या क्रॉस करना, दीवार को क्रॉस करना, तो उसमें ये सब एसेसरीज कार्नर, टी, क्रॉस लगाए जाते हैं। अब आती है आपकी सतह कंड्यूट वायरिंग। सतह कंड्यूट मतलब दीवार के ऊपर की वायरिंग जो होती है। इसके लिए इस वायरिंग में कंड्यूट पीवीसी या लोहे के होते हैं। ये जो वायरिंग की जाती है इसमें कंड्यूट्स जो होता है, पाइप जो यूज किए जाते हैं, वो या तो पीवीसी के होंगे या तो लोहे के होते हैं। इस वायरिंग का प्रयोग छोटे घरों, दुकानों, वर्कशॉप, फैक्ट्रियों में करते हैं। इस वायरिंग को करने की विधि निम्न पदों में समझाई गई है, जिसमें कि पहला पॉइंट है, दीवार पर निशान लगाकर 60 से 70 सेंटीमीटर की दूरी पर गिट्टियां लगा दी जाती है। सेकंड है, कंड्यूट पाइप को सैडल्स की सहायता से कसा जाता है। कंड्यूट पाइप जो होता है वो सैडल लगाई जाती हैं। ये देखिए सैडल्स लगाई गई हैं दीवार पर। ये देखिए, ये देखिए, ये सैडल्स लगाई गई हैं दीवार पर, कंड्यूट इसी में फंसा दिया जाता है। थर्ड है, आवश्यकता अनुसार बैंड, एल्बो, टी, जंक्शन बॉक्स लगाए जाते हैं। जिन जहां पे हमें जरूरत है, बैंड लाइन को मोड़ना है या लाइन 3 तरफ ले जानी है, टी लगा देना, जंक्शन बॉक्स भी लगाए जाते हैं। नेक्स्ट है, पीवीसी तारों को स्टील तारों के द्वारा खींचा जाता है। इन पाइप्स में स्टील तार डाल के जो भी वायरिंग्स में हम तार यूज कर रहे हैं उसको वायर्स को स्टील तार के द्वारा खींचा जाता है। नेक्स्ट है, स्विच बोर्डों, वैद्युत उपसाधनों को लगाकर तारों के संयोजन करके बोर्ड को पेंच के द्वारा कस दिया जाता है। सब वायर्स डाल के एसेसरीज लगा के उसके बाद बोर्ड को पेंच की सहायता से कस देते हैं। नेक्स्ट है, छिपी हुई वायरिंग, कंसील्ड वायरिंग, अंडरग्राउंड वायरिंग। इस वायरिंग को करने की विधि निम्न पदों में समझाई गई है। पहला नंबर है, जब भवन का निर्माण हो रहा होता है, दीवारों, छतों में खांचे बनाए जाते हैं। इन खांचों में कंड्यूस पाइप को 60 से 70 मीटर की दूरी पर सिकंजों के द्वारा लगाया जाता है। सिकंजे जो होते हैं उनके द्वारा इनको लगा दिया जाता है दीवारों पर, छतों पर। नेक्स्ट है, वायरिंग करते समय तारों को खींचने या निकालने के लिए उचित दूरी पर कंड्यूट उपसाधन जैसे बैंड, एल्बो, जंक्शन बॉक्स को दीवारों पर के समतल में लगा दिया जाता है। तारों को खींचने के लिए जगह जगह पर ये बैंड, एल्बो, जंक्शन बॉक्स आदि लगा दिए जाते हैं। इसके बाद है नेक्स्ट, पीवीसी तारों को स्टील तार के द्वारा खींचा जाता है। जैसे उसमें था सतह वायरिंग में, उसमें भी पीवीसी तारों को जो वायर्स यूज कर रहे हैं हम उनको स्टील तारों के द्वारा खींचा जाता था, और इसमें भी सेम टाइप्स के। नेक्स्ट है, कंड्यूट पाइप उपसाधन तथा स्विच बोर्डों को खांचों में लगाने के पश्चात सीमेंट लगाकर बंद कर देते हैं। उसमें खुले में जंक्शन बॉक्स कवर लगा के, इसमें जब अंडरग्राउंड है तो इसको सीमेंट्स के लगा के बंद कर दिया जाता है। नेक्स्ट है, सनमाइका सीट पर वैद्युत उपसाधनों, स्विच सॉकेट्स को लगाकर, जो वैद्युत उपसाधन है स्विच सॉकेट्स को कसकर तारों को संयोजन करके वायर्स का जो कनेक्शन करने हैं जहां पे वो कनेक्शन कर दिए। कनेक्शन करने के बाद पेंच की सहायता से सनमाइका सीट को स्विच बोर्ड पर कस दिया जाता है। नेक्स्ट है, इस वायरिंग का उपयोग आधुनिक आवासीय भवनों, सिनेमा हॉल्स,
वर्कशॉप, फैक्ट्रियां और बहुमंजिला इमारतों में किया जाता है। इसका जो प्रयोग है सिनेमा हॉल्स, बड़े वर्कशॉप, फैक्ट्रियां, बहुमंजिला इमारतें आदि में किया जाता है। आज मैंने आपको विद्युत वायरिंग प्रसंग पर प्रशिक्षण प्रदान किया। आशा करता हूं यह प्रशिक्षण भविष्य हेतु मददगार हो।